हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज जो है वो मैं आपको मनोविश्लेषणवाद के बारे में पढ़ाऊंगी। सिगमंड फ्राइड महोदय के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो मनोविश्लेषणवाद के बारे में समझाऊंगी। क्या चेतन मन आता है, क्या अर्ध चेतन मन आता है, क्या अवचेतन मन आता है और क्या जो है वो चेतन मन आता है, इसके बारे में आज जो है वो हम देखेंगे। लेकिन ये देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी, वहां से आप जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर कोई किसी प्रकार का जो क्वेश्चन होता है या फिर किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होता है क्लास को लेकर या फिर जो मैं पढ़ाती हूँ उसमें से किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। मैं आपके लिए जो है वो मतलब रिप्लाई दे दूँगी, उसमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे दूँगी। और मतलब कि जो नए नए टॉपिक होते हैं जो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि कौन कौन से जो है वो बेस्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हो। तो अपना जो है वो कोई कमेंट होता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम देखेंगे मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। यानी कि ये जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत जो आता है वो हमारे मनोविज्ञान में जो वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे जो है वो बहुत बार जो है वो रीट प्री में, रीट मेंस में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में सभी जो टीचर्स एग्जाम जो आते हैं उनमें देखने को मिलता है। इसलिए आज जो है वो आप इस जो सिद्धांत जो आता है इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। और मैं इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट तरीके से लेके आई हूँ कि आपको जो है ये एकदम अच्छे से याद हो जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत जो था इसके प्रवर्तक कौन आते हैं। तो सबसे पहले मेन बात ये होती है कि आपको सिद्धांत का नाम दे देंगे और फिर उसमें से पूछेंगे कि इसके प्रवर्तक कौन आते हैं। तो आपको याद रखना है कि मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रवर्तक जो आते हैं वो सिगमंड फ्राइड महोदय आते हैं। और सिगमंड फ्राइड महोदय जो आते हैं वो यहूदी परिवार से संबंध रखने वाले आते हैं। इनका जन्म जो था, इनका जन्म 1856 में हुआ था। 1856 में जो है वो इनका जन्म हुआ था, यानी कि 6 मई 1856 में। 6 मई 1856 में पेंसी नगर आता है जो कि फ्रांस पेरिस में आता है। वहाँ पे जो है वो यहूदी परिवार में सिगमंड फ्राइड महोदय का जन्म हुआ था। अब सिगमंड फ्राइड महोदय जो है वो एक डॉक्टर आते हैं। और ये डॉक्टर किस चीज़ के आते थे, तो ये जो है वो पागलों का इलाज करने वाले डॉक्टर आते थे। यानी कि पागलों पर विस्तृत अध्ययन करने वाले जो डॉक्टर थे वो सिगमंड फ्राइड थे। क्योंकि इनके बारे में हम सबसे पहले स्टार्टिंग से जानेंगे तभी जाके जो है वो हम इनका जो सिद्धांत जो आता है उसके बारे में अच्छी तरीके से जो है वो समझ बना सकेंगे, समझ विकसित कर सकेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फिर आता है कि अज्ञात मन की चेष्टाओं का अध्ययन। यानी कि सिगमंड फ्राइड महोदय जो थे उन्होंने हमारा जो अज्ञात मन जो आता है उसके संबंध में जो अध्ययन करने का काम जो था वो सिगमंड फ्राइड महोदय के द्वारा किया गया था। सिगमंड फ्राइड महोदय जो थे उन्होंने जो है वो 2 विधि यूज की थी। एक तो जो आती है वो सम्मोहन व मोह निद्रा विधि आती है और एक स्वतंत्र साहचर्य विधि आती है। अब आप बोलोगे कि ये विधि कौन कौन सी आती है, तो सिगमंड फ्राइड महोदय जो थे वो एक व्यक्ति के मन को जानने के लिए जो उससे कुछ वाद विवाद क्या करते थे, उससे कुछ बातें क्या करते थे, यानी कि उसको जो है वो सम्मोहित क्या करते थे। यानी कि जब आपने जो है वो एक मूवी आती है जिसका नाम चंद्रमुखी मूवी आता है, उस चंद्रमुखी मूवी में कोई तो कहते हैं कि उसमें जो है वो प्रेतात्मा है, यानी कि भूत है उसमें। और एक जो वहाँ पे एक जो है वो आप देखोगे कि एक तो जो है वो पुजारी थे और एक जो था वो डॉक्टर था, ठीक है। तो वो डॉक्टर क्या करते हैं कि वो उसको जो है वो चंद्रमुखी को जो पूरी तरह से सम्मोहित कर लेते हैं, ताकि वो जब मतलब जैसे ही आप ऐसे देखते हो ना कि ऐसे ऐसे वो घुमाते रहते हैं, फिर ऐसे ऐसे एक को देखते रहते और फिर ऐसे अचानक फिर वो जो है वो सम्मोहित हो जाते हैं। फिर उनसे जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो सही का सही आंसर देते हैं। और वो जो उनके मन में जो होता है, उनके मन में, उनके दिमाग में जो बातें चल रही होती हैं वो सारी बातें जो होती है वो डॉक्टर को बता देता है। ये जो होती है वो सम्मोहन की प्रक्रिया बोलते हैं उसको, जो कि ऐसे करते हैं कि वो व्यक्ति जिसको मोहित किया जाता है वो व्यक्ति आधी तो नींदों में होता है और आधा जो है वो जगा हुआ रहता है। यानी कि आधा निंद्रा में होता है और आधा जगा हुआ रहता है। और इसी बीच यानी कि इसी दौरान जो है वो डॉक्टर जो उससे क्वेश्चन करता है उसका वो जो है वो जवाब देते जाता है। ये जो है वो सम्मोहन या मोहन इंद्रा विधि आती है। और जिस व्यक्ति के साथ यानी कि जिस व्यक्ति के साथ में सम्मोहन की या फिर हिप्नोटाइज करने की या फिर ये जो निंद्रा विधि काम नहीं करती है, उस व्यक्ति को स्वतंत्र साहचर्य विधि के माध्यम से जो उसके मन को जानने की कोशिश की जाती है। मतलब सिगमंड फ्राइड महोदय के अनुसार जिस व्यक्ति पर यह विधि काम नहीं करती है उस व्यक्ति के मन के बारे में जानने के लिए, उसके मन या चेष्टाओं को जानने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो स्वतंत्र साहचर्य विधि आती है। अज्ञात मन की चेष्टाओं का अध्ययन करता है। ये कहा है सिगमंड फ्राइड ने कि हम जो अज्ञात यानी कि जिसके बारे में जाना न जा सके, यानी कि अज्ञात जो हमारा मन है उसके बारे में जानने की कोशिश सिगमंड फ्राइड महोदय करते हैं। मन का अध्ययन करने के लिए युक्तियां व विधि का यूज करते हैं। यानी कि जो सिगमंड फ्राइड महोदय जो थे वो हमारे
व्यक्तियों के जो मन जो आता है उसका अध्ययन करने के लिए जो वो युक्तियों या विधियों का प्रयोग करते हैं। मन का गहन अध्ययन तथ्य प्राप्त हुए आधार पर जो जिन सिद्धांतों का निरूपण किया जाता है उसे मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। यानी कि ये मनोविश्लेषणवाद की पूरी डेफिनेशन आ जाती है। मनोविश्लेषणवाद किस चीज में समाहित आता है उस संबंध में प्रावधान, इसको जो है वो मैंने एक शॉर्ट तरीके से बताया कि पहले जो है मन का गहन अध्ययन करते हैं, यानी कि हम किसी व्यक्ति के जो है वो मन का हम गहन अध्ययन करते हैं, फिर हमें कुछ तथ्य कुछ सिद्धांत प्राप्त होते हैं और उन तथ्यों और सिद्धांतों के आधार पर ही जो है वो हम जिन सिद्धांतों का निरूपण करते हैं उसे मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। यानी कि हम जो किसी व्यक्ति के मन का अध्ययन करते हैं, फिर हमें कोई तथ्य प्राप्त होते हैं, फिर उन तथ्यों के आधार पर जो है वो हम जिस सिद्धांत का निरूपण करते हैं उसे हम मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। क्वेश्चन बन जाएगा कि मनोविश्लेषणवाद से संबंधित मनोवैज्ञानिकों के बारे में बताइए, यानी कि कौन से मनोवैज्ञानिक जो आते हैं जो मनोविश्लेषणवाद से संबंधित हैं। तो अगर हम बात करें तो मनोविश्लेषणवाद जो आता है वो एक संप्रदाय के रूप में है, यानी कि मनोविश्लेषणवाद एक संप्रदाय के रूप में है और इसके प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो आते हैं वो सिगमंड फ्राइड, युंग और एडलर आते हैं। यानी कि मनोविज्ञान जो आता है वो एक संप्रदाय के रूप में आता है और मनोविश्लेषणवाद जो आता है इस संप्रदाय के जो मनोवैज्ञानिक जो आते हैं वो सिगमंड फ्राइड, युंग और एडलर आते हैं। यानी कि मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक आते हैं वो एडलर आते हैं, युंग आते हैं और सिगमंड फ्राइड आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रमुख व्यक्ति आते हैं वो हमारे सिगमंड फ्राइड महोदय आते हैं। प्रमुख मनोवैज्ञानिक आते हैं। अचेतन मन की व्याख्या भिन्न भिन्न तरीके से की है। अब जो सिगमंड फ्राइड और युंग और एडलर ये तीनों मनोवैज्ञानिक जो आते हैं इन्होंने हमारा जो अचेतन मन जो आता है, अज्ञात मन जो आता है उसके बारे में जो व्याख्या जो थी वो भिन्न भिन्न तरीकों से की है, यानी कि अलग अलग तरीकों के माध्यम से जो वो व्याख्या करी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अब जो है वो हम सबसे पहले देखेंगे कि अब इन मनोभावों के द्वारा जो है वो क्या बातें कही गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं सिगमंड फ्राइड महोदय के द्वारा क्या बात कही गई है। सिगमंड फ्राइड महोदय मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के पहले मनोवैज्ञानिक आते हैं। यानी कि आपसे क्वेश्चन कर लेंगे कि मनोविश्लेषणवादी जो वाद जो आता है, संप्रदाय जो आता है, इसके पहले मनोवैज्ञानिक कौन आते हैं, तो सिगमंड फ्राइड महोदय आते हैं। सिगमंड फ्राइड महोदय ने मन के 3 स्तर बताए हैं। यानी कि अब क्वेश्चन करेंगे कि मन के 3 स्तर किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा बताए गए हैं, तो आप करना आंसर कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा मन के 3 स्तर सिगमंड फ्राइड महोदय के द्वारा बताए गए। अब मन के 3 स्तर कौन कौन से आते हैं, उनके नाम क्या क्या आते हैं, तो एक तो चेतन मन आता है, अचेतन मन आता है, अर्धचेतन मन आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मन की तुलना, यानी कि सिगमंड फ्राइड महोदय जो थे उनके द्वारा हमारा जो ये मन जो होता है इसकी तुलना किससे की गई है, तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा मन की तुलना जो एक बर्फ के टुकड़े से की गई है। यानी कि समुद्र में तैरता हुआ एक जो बर्फ का टुकड़ा जो आता है उससे उनकी तुलना करी है, जिसका अधिकांश भाग पानी में सतह के नीचे होता है। यानी कि सिगमंड महोदय जो आते हैं उन्होंने मन की तुलना जो है वो समुद्र में जो बर्फ का टुकड़ा तैरता रहता है उस बर्फ के टुकड़े से जो है वो हमारे मन की तुलना की है। उसमें उन्होंने कहा है कि इसका अधिकांश भाग जो आता है वो जल में डूबा रहता है और थोड़ा भाग जो होता है वो ऊपर होता है। जो थोड़ा भाग जो होता है वो चेतन मन होता है, यानी कि थोड़ा सा 10% के समथिंग जो भाग होता है वो चेतन मन होता है, लेकिन 90% जो भाग होता है वो हमारा अचेतन मन होता है। और ये जो बीच का होता है, जो बैलेंस बनाता है इन दोनों के बीच में, वो होता है हमारा अर्धचेतन मन या अवचेतन मन। तो अगर हम देखें तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि ये हमारा समुद्र है और इसमें जो ज़्यादातर भाग 90% एरिया जो कवर कर रखा है बर्फ के टुकड़े का वो अचेतन मन आता है, और जो ऊपर की सतह आती है उसके ऊपर जो बर्फ है वो चेतन मन आता है। ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लेंगे तो आप याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मन व मस्तिष्क के वाद विवाद करके मनोविश्लेषणवाद, यानी कि अगर हम मनोविश्लेषणवाद के शब्द को तोड़कर अगर हम देखें तो मन और हमारा जो मस्तिष्क जो होता है उसके मध्य वाद विवाद या विचार के माध्यम से कोई तथ्य, कोई सिद्धांत जो निकलता है उसको हम मनोविश्लेषणवाद बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो सिगमंड फ्राइड महोदय के द्वारा जो अचेतन मन, अवचेतन मन और चेतन मन के बारे में जो बातें समझाई गई हैं उसके बारे में अगर हम देखें एक कॉन्सेप्ट के द्वारा, तो हम एक डब्बा बना लेंगे, ठीक है। इस डब्बे में हम देखेंगे कि जो भावना, संवेग और मूल प्रवृत्तियां और दमित इच्छा का मतलब होता है मरी हुई इच्छाएं, और अमर्यादित और अनैतिक और असामाजिक और यौन ऊर्जा, ये सभी बातें जो होती है वो हमारे अचेतन मन में होती है। यानी कि आपसे क्वेश्चन करेंगे अचेतन मन में कौन सी चीजें होती हैं। अगर आप इन सभी बातों को समझ जाओगे तो अचेतन मन और चेतन मन और अर्धचेतन मन और अवचेतन मन, इनमें जो है वो फर्क करना, पहचान करना आप समझ जाओगे। तो अगर हम बात करें
तो भावना व संवेग और मूल प्रवृत्तियाँ, ये दोनों जो है वो हमारे अचेतन मन, तीनों जो है वो हमारे अचेतन मन में होता है। और अचेतन मन का क्राइटेरिया कितना होता है, तो ये 90% होता है, उसको अवचेतन मन भी बोल देते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे आता है कि दोनों में बैलेंस बना के चलता है। अर्धचेतन मन या अवचेतन मन जो आता है वो अचेतन मन और चेतन मन में बैलेंस बना के चलता है। और ये जो चेतन मन जो होता है वो 10% होता है, यानी कि चेतन मन का जो क्राइटेरिया जो होता है वो 10% का होता है। ये नैतिकता के नियमों का पालन करता है, यानी कि जैसे हमारे महात्मा गांधी जी जो थे उनमें नैतिकता के नियम थे, स्वामी विवेकानंद जी थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे, और हमारे जो राजा राम मोहन राय जी थे और बाल गंगाधर तिलक, ये जो है उनमें नैतिकता के नियम आते हैं, तो उनमें चेतन मन मान सकते हैं। यानी कि मैं तो ऐसे ही याद करती हूँ कि पॉलिटिक्स को इसमें मिक्स कर लिया और फिर ऐसे चीज़ों को मतलब रिलेट करके, एक दूसरे से रिलेट करके जो है वो मैं याद करती हूँ। तो चेतन मन 10% नैतिकता के नियम होते हैं इसके अंदर, चेतन मन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो भावना, ये जो संवेग या मूल प्रवृत्ति, इतने बड़े बड़े नाम मैं ले रही हूँ, ये बड़े बड़े नाम जो होते हैं उनको कैसे समझेंगे हम, किस तरीके से समझेंगे हम, तो वो भी समझेंगे हम। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये भावना, संवेग और मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखें कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगी, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको वो कहानी या स्टोरी की तरह से समझाऊंगी, और वो स्टोरी या कहानी जो है वो आपको याद रह जाएगी और आप एग्जाम में जो है वो कर दोगे। तो आप जैसे कि आप सो रहे हो, ठीक है, और आपके हाथ जो है उसके ऊपर कोई सर्प जो है वो चलता है, आपकी आंखें बंद हैं, और जब आपकी आंखें बंद हैं, फिर आप आंखें बंद है, तब वो सांप जब आपकी स्किन पे चल रहा होता है, तब आपको ये एहसास हो जाता है, अंदर से कि शायद ये यहाँ पे जो वो मेरे सांप चल रहा है, यानी कि सांप जो है वो चल रहा है, क्योंकि उसके चलने की जो है वो बातें आपको याद है या पता है कि सांप जो है वो ऐसे चलता है। ये तो हो गई भावना, यानी कि विचारों का आंतरिक रूप, यानी कि विचार, यानी कि हमने जो सांप हो सकता है इस संबंध में कोई विचार किया है, वो हमारा आंतरिक रूप है, यानी कि सांप हो सकता है इसके संबंध में जो था वो विचार हमारा आंतरिक रूप है। नेक्स्ट आता है संवेग। संवेग जो होता है विचारों का बाह्य प्रकाशन, अचेतन, ये जन्मजात है ना। मतलब संवेग क्या होता है, फिर जैसे ही आपने जो है वो आँख खोली, आँख खोलते जो है वो आपने देखा कि आपने जो सोचा था वही हुआ, यानी कि वही सांप था, तो वो आपका जो बाह्य, यानी कि जो आंतरिक जो विचार जो थे वो उनका बाह्य प्रकाशन हुआ। ठीक है, बाह्य प्रकाशन हुआ। फिर देखेंगे कि वही मूल प्रवृत्ति, यानी कि जो सब में मूल प्रवृत्ति होती है उसको पकड़ के फेंकेंगे, यानी कि फिर वो आपके हाथ पे है तो आप ऐसे हाथ करके जो है वो फेंकोगे उसको। तो ये जो मूल प्रवृत्ति होती है विचारों का क्रियात्मक रूप, यानी कि आप क्रिया करोगे, आप क्रियात्मक रूप करोगे, यानी कि उसको फेंक दोगे। ठीक है, ऐसे याद कर लिया करो, मैं तो ऐसे याद करती थी। यानी कि भावना जो आपके मन में विचारों का जो आंतरिक रूप था वो तो भावना हो गई, संवेग हो गया उनका बाह्य प्रकाशन, वो संवेग हो गया, फिर उनका क्रियात्मक रूप हो गया, वो हमारी मूल प्रवृत्ति हो गई। और ये जो संवेग जो होते हैं वो हमारे जन्मजात होते हैं और ये अचेतन होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अचेतन मन और अवचेतन मन और अचेतन मन जो है उनके संबंध में कुछ बातें आती है जो कि आप नोट कर लेना, क्योंकि मैंने समझा तो सारी चीजें यहाँ पे दी हैं, लेकिन कुछ जो है वो नोट मेकिंग के रूप में आप लिख लेना। अचेतन मन जो होता है वो सुखवादी, आनंदवादी, जन्मजात और तार्किक मन और इच्छाओं का भंडार होता है। आनंद के नियम और सुखवादी बातों के ऊपर जो ज्यादा फोकस करता है वो हमारा अचेतन मन करता है। ठीक है, अवचेतन मन और अर्धचेतन मन जो होता है ये अर्जित मन होता है, और ये मन जो होता है अवचेतन अर्धचेतन ये बालकों में ज्यादा होता है, कि बालक जो है वो किसी बड़े आदमी या बड़े व्यक्ति के सामने जो है वो एकदम ऐसे नैतिकता के नियम पालन करने लग जाता है, यानी कि अपने आप को ऐसे दिखाने लग जाता है कि मैं बहुत जो है वो समझदार बच्चा हूँ और नैतिक बच्चा हूँ। इसके संबंध में वो किसका पालन कर रहा है, चेतन मन का पालन कर रहा है। और कुछ ही टाइम के बाद में जो है वो वैसे ही अपनी मूल प्रवृत्ति यानी कि खेलने में आ जाता है, खेलने लग जाता है, बचपन की तरह जो वो हरकतें करने लग जाता है, तो वो आता है, कौन सा आ जाता है, अचेतन मन। ठीक है, तो इनके मध्य जो है वो कोऑर्डिनेट बना के रखता है, यानी कि संतुलन बना के रखता है, वो एक बच्चा बना के रखता है। तो अर्धचेतन मन और अवचेतन मन जो है वो बच्चे में ज्यादा होता है, यानी कि एक विद्यार्थी में ज्यादा होता है, एक विद्यार्थी में ज्यादा होता है। विषम परिस्थिति को बताएगा, याद की गई बातों को अचानक हम भूल जाएंगे। चेतन मन जो होता है वो भी अर्जित मन होता है, 10% होता है, नैतिकता के नियमों का पालन करता है। चेतन मन आदर्शवादी होता है, आदर्शवादी बातों को समाहित करता है अपने अंदर, आदर्शों का भंडार होता है, ये सही रास्ते पे चलता है, ये गलत रास्ते पे चलेगा, सामाजिकरण की भूमिका होगी, ये चाइल्ड में सर्वाधिक होता है। यानी कि आप देखते हो कि आपके मन में जो एक तो बुरा व्यक्ति होता है, इधर से बुरा व्यक्ति बोलता है, टीवी में देखते हो ना आप कि एक तो जो वो बुरा व्यक्ति बोलता है, इधर व्हाइट कपड़े पहने रखता है, वो जो होता है वो सही बातें बोलता है, जो ब्लैक कपड़े पहने रखता है उसका प्रभाव ज़्यादा होता है,
वो 90% होता है, और जो वाइट कपड़े पहने रखता है उसका प्रभाव जो होता है वो कम होता है, क्योंकि वो 10% होता है। लास्ट में जो बुरा व्यक्ति होता है उसकी बात ही ज़्यादा मानते हैं लोग, उधर ही ज़्यादा जाते हैं। तो इस प्रकार से आप ये समझ जाना। ये था अपना पूरा मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत जो सिगमंड फ्राइड महोदय के द्वारा दिया गया था, और आगे जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।